आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज का टॉपिक है झारखंड में अफवाह प्रणाली। हम लोग मेनली इस टॉपिक में नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक जीएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफवाह प्रणाली में 3 टॉपिक्स हैं, नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जल कुंड। तो इस टॉपिक में हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें जलप्रपात और गर्म जल कुंड के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आप सभी को सभी वीडियोस के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अफवाह प्रणाली को समझते हैं। तो कोई भी जल हो, चाहे वो वर्षा का जल हो या फिर कोई अन्य प्रकार का जल हो, उसके बहाव की जो कंप्लीट व्यवस्था होती है उसी को हम लोग अफवाह प्रणाली कहते हैं। और इसके मुख्य 5 तत्व है, जो कि पहला है जल की मात्रा। किसी भी नदी की या फिर किसी भी वाटर बॉडी की जो अफवाह प्रणाली है वो डिपेंड करता है वह उसमें जल की कितनी मात्रा है। दूसरे नंबर है आपकी भूमि की संरचना। भूमि की संरचना से तात्पर्य है कि वो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। जैसे झारखंड की भूमि जो है वो 90% आपका आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जिसमें पोरोसिटी काफ़ी कम होती है। मतलब आग्नेय चट्टानों में छिद्रता काफ़ी कम होती है, जिसके कारण पानी जो है वो रिस करके भूमि में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण झारखंड में भूमिगत जल की कमी होती है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, झारखंड जो है एक पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र होने के कारण ढाल की तीव्रता ज़्यादा है। और अगर ढाल की तीव्रता ज़्यादा रहती है तो ऐसे स्थिति में पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तीव्रता से नीचे की तरफ जाती है और बह करके ये आगे की तरफ निकल जाती है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी में जल का प्रवेश ठीक से नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो अफवाह प्रणाली है वो डिपेंड करता है यहाँ की वनस्पति का घनत्व से। अगर अधिक पेड़ पौधे और वनस्पति होंगे तो जो जल है, वर्षा का जो जल है वह आगे की ओर ना बह करके भूमि के अंदर रिस करके नीचे जाएगा। और अगर वनस्पति की मात्रा कम हो तो पानी का बहाव जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है अफवाह प्रणाली मिट्टी की संरचना पे। अगर मिट्टी भुरभुरी प्रकार की हो या फिर मिट्टी में पोरोसिटी मतलब मिट्टी अगर अधिक छिद्र युक्त हो तो जल जो है वो बूंद बूंद रिसते हुए धरातल में प्रवेश करती है। लेकिन अगर वही मिट्टी में अगर छिद्रता की कमी हो तो जल जो है वो भूमिगत जल के रूप में कम कन्वर्ट हो पाती है और वो आगे की तरफ बह के निकल जाती है। तो ये 5 मुख्य तत्व है जिस पर अफवाह प्रणाली डिपेंड करता है। झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हेक्टेयर में बात करें तो 2 जीरो और लगा दीजिए, तो 79,716 और 2 जीरो हेक्टेयर, मतलब 79,71,600 हेक्टेयर। इस कंप्लीट क्षेत्रफल का लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वह जलीय स्रोतों से आच्छादित है। मतलब कि 1.6 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसमें आपका जल स्रोत है। मतलब वहाँ पे डैम है या फिर तालाब है या फिर नहर है या नदी है, जो कि राज्य के कुल भूभाग का मात्र 2% है। और हम लोग ऊपर जैसे पढ़ चुके कि यहाँ पे आग्नेय चट्टान की उपस्थिति ज़्यादा है और आग्नेय चट्टान जो है न के बराबर छिद्र होते हैं उसमें, जिसके कारण जल जो है न के बराबर भूमि में रिस करके नीचे की तरफ जा सकेगी। साथ ही साथ हम लोग पढ़ें कि झारखंड जो है पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की ढाल की तीव्रता ज़्यादा है और ढाल की तीव्रता ज़्यादा रहने के कारण जल की जो मात्रा है वो बह करके आगे निकल जाती है। और झारखंड की जो मिट्टी है उनका जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टानों के अपक्षयन से हुआ है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी में छिद्रता की मात्रा कम है। मतलब यहाँ की मिट्टी जो है कम पोरोसिटी वाली है, जिसके कारण ये तीनों मुख्य कारण है कि
जल जो है वो भूमि में रिस कम पाता है, जिसके कारण भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अधिकांश भाग जो है वो मतलब लगभग 90% भाग जो है वो आर्कियनकालीन चट्टानों से निर्मित है, जो कि बहुत ही कम पोरोसिटी वाला मतलब बहुत कम छिद्रता वाली होती है। साथ ही साथ पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा जल जो है वो काफ़ी तीव्रता से नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाती है, मतलब आगे की तरफ प्रवाहित हो जाती है। और चूँकि यहाँ की मिट्टी का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है, आर्कियनकालीन चट्टानों से ही हुआ है, जिसके कारण मिट्टी में भी कम पोरोसिटी पाई जाती है, मतलब कम छिद्रता पाई जाती है। कुल मिला के ये जल जो है, जल की बहुत कम मात्रा ही भूमि में रिस पाती है और या फिर धरातल में प्रवेश कर पाती है, जिसके कारण यहाँ पर भूमिगत जल की काफ़ी कमी है। इस वीडियो में मेनली हम लोग झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे और गर्म जलकुंड और जलप्रपात के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा मेन फोकस नदी पर ही रहेगा इसमें। और नदियों को झारखंड में दो प्रकार से विभक्त किया गया है, एक उत्तरवर्ती नदी और दूसरा है पूर्ववर्ती अथवा दक्षिणवर्ती नदी। उत्तरवर्ती नदी का तात्पर्य है कि उत्तर की तरफ बहने वाली नदी, और पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी का तात्पर्य है पूरब की ओर या फिर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पश्चिमवर्ती नदी नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसको हम लोग डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है झारखंड का पश्चिमी भाग, और पश्चिमी भाग में हम लोग जानते हैं ये पाट प्रदेश है, और पाट प्रदेश की ऊंचाई जो है वो लगभग 900 मीटर है, जो कि काफ़ी ऊंची है। मतलब पूरे झारखंड में सबसे ऊंचा भूभाग पश्चिम का ही भूभाग है। अब अगर पश्चिम का भूभाग सबसे ऊंचा है तो कोई भी नदी जो है वो पश्चिम की तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि ये ऊंचा भाग है, तो इस दिशा में नदी नहीं आ सकती। तो नदी का जो बहाव होगा तो वो किधर हो सकता है, तो झारखंड की नदियाँ या तो उत्तर की तरफ प्रवाहित हो सकती है, या तो पूरब की ओर प्रवाहित हो सकती है, या फिर दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो सकती है। क्यों? क्योंकि पश्चिम का भाग जो है काफ़ी ऊंचाई का है। इसलिए झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया, एक आपका पूर्ववर्ती नदी, उत्तरवर्ती नदी, और एक भाग में रखा गया है पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती को। तो उत्तरवर्ती नदी मतलब उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी सोन नदी है, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु और चानन। और पूर्ववर्ती नदी अथवा दक्षिणवर्ती नदी में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी और मयूराक्षी नदी है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग उत्तरवर्ती नदी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग पूर्ववर्ती नदी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी को पढ़ते हैं। दामोदर नदी जो है वो झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, और साथ ही साथ ये सबसे दूषित नदी भी है। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है टोरी, जो कि लातेहार में स्थित है, और इसका मुहाना जो है वो है हुगली नदी। नदी के टॉपिक से मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उद्गम स्थल, मुहाना, सहायक नदियाँ कुछ नदी के ही पूछे जा सकते हैं, उपनाम पूछे जा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है विशेषता। कोई भी नदी की जो विशेषता है वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों के आपको लंबाई और अफवाह क्षेत्र भी याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सभी नदियों के आप लंबाई याद रखने लगे और अफवाह क्षेत्र याद रखने लगे। तो नदी से मेनली यही सब क्वेश्चन बनेंगे, उद्गम, मुहाना, सहायक नदियाँ, उपनाम और विशेषताएं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विशेषताएं। तो ये है दामोदर नदी, जो कि आपका लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, और निकलने के बाद रांची में प्रवेश करती है। फिर रांची के बाद हजारीबाग से फिर रामगढ़ से फिर बोकारो से धनबाद, और धनबाद से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में आपका हुगली के पास हुगली नदी में आपका समाहित होकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब दामोदर नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये पहले हुगली नदी में मिलती है, उसके बाद आपका वो बंगाल के खाड़ी में प्रवेश करती है।
तो एक बार और देखते हैं, ये लातेहार के टोरी से निकल करके रांची में प्रवेश करती है। रांची के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद रामगढ़, और रामगढ़ के बाद बोकारो, बोकारो के बाद धनबाद, और धनबाद के बाद हुगली जगह में, वेस्ट बंगाल के हुगली नामक जगह में हुगली नदी में समाहित होकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और दामोदर नदी की जो लंबाई है झारखंड में 290 किलोमीटर है, और कंप्लीट लंबाई अगर देखें तो 592 किलोमीटर है। ये लंबाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और अफवाह क्षेत्र की बात करें तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। पिछले कक्षा में हम लोग ये सब पढ़े थे। और सोन नदी की अगर अफवाह क्षेत्र की बात करें तो 90-30 किलोमीटर स्क्वायर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन नदी और दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर स्क्वायर, और सोन नदी का 90-30 किलोमीटर स्क्वायर। दामोदर नदी की लंबाई है झारखंड में 290 किलोमीटर, और इसकी कंप्लीट लंबाई है 592 किलोमीटर। दामोदर नदी जो है वो लातेहार के टोरी नामक जगह से निकलती है, और ये इसका मुहाना जो है वो है हुगली नदी। तो ये दोनों याद रखना होगा कि हुगली नदी इसका मुहाना है, और टोरी जो है मतलब लातेहार का जो टोरी है ये इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी की बात करें तो बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा। ये भेड़ा या फिर भैरवी नदी जो है ये आपका रामगढ़ में है इस जगह पे, और यहीं पे आपका राजरप्पा मंदिर भी है। तो इसके इम्पोर्टेंट सहायक नदी में बराकर नदी हो गया, बराकर के जैसा ही कोनार है, बराकर कोनार। फिर आपका ये भेड़ा नदी मतलब भैरवी नदी। ये 3 इम्पोर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं। उपनाम की बात करें तो इसे देव नदी कहा जाता है, और ये बंगाल का शोक भी ये कहा जाता था एक समय में। अभी हालांकि ये बंगाल का शोक अब नहीं है। एक समय इसलिए कहा जाता था क्योंकि दामोदर नदी में डैम्स का निर्माण नहीं हुआ था, और यहाँ पे मानसूनी वर्षा के कारण जब पानी जो है वो बहुत भर जाता था नदी में, तो बंगाल में बाढ़ लाता था, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन आज के समय में ये वरदान साबित हो रहा है ये नदी, क्योंकि बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं जिससे सूखा पे नियंत्रण पा लिया गया। साथ ही साथ अगल बगल के जगहों में सिंचाई भी की जाती है, और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो बंगाल का शोक अब नहीं रहा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि बंगाल का शोक कौन सा नदी है, तो दामोदर नदी पूछ लिया जाता है, लेकिन आज के समय में ये शोक नहीं है। दामोदर नदी को झारखंड की राइन नदी कहा जाता है। राइन नदी इसलिए कहा जाता है, ये राइन नदी जो है यूरोप की एक नदी है जो यूरोप के बहुत सारे देशों से होकर के प्रवाहित होती है, और राइन नदी के अगल बगल के क्षेत्र में काफ़ी व्यवसाय किए जाते हैं। और इसी प्रकार आपका दामोदर नदी भी है। हम लोग सभी जानते हैं कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और जिन जगहों में कोयले की मात्रा काफ़ी होती है वहाँ पे माइंस एरिया के साथ साथ व्यवसाय भी उपस्थापित हो जाते हैं। इसलिए दामोदर नदी को झारखंड की राइन नदी भी कहते हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा कि झारखंड की राइन नदी जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। झारखंड में जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती है उसमें सबसे ज़्यादा व्यवसाय जो है इस दामोदर नदी के ही आसपास के क्षेत्र में होता है। दामोदर नदी की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि हम लोग पहले के दूसरे या तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे ये चीज़ कि रांची का पठार का जो ऊंचाई है वो 600 मीटर, और हजारीबाग का जो पठार है उसका भी ऊंचाई 600 मीटर। तो किसी समय ये रांची का पठार और हजारीबाग का पठार जो है वो एक ही पठार हुआ करता था, लेकिन कालांतर में जब दामोदर नदी जो है रांची के पठार से होते हुए गुजरा, तो ये रांची के पठार और रांची पठार मतलब कि इस कंप्लीट पठार को 2 भागों में तोड़ दिया। एक तरफ हो गया रांची का पठार और एक तरफ हो गया आपका हजारीबाग का पठार। तो कुल मिला के दामोदर नदी जो है
रांची के पठार को और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती है। जब दामोदर नदी धनबाद में प्रवेश करती है तो उस समय जमुनिया नदी आकर के मिलती है दामोदर नदी में, और चिरकुंडा के पास बराकर नदी मिलती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि चिरकुंडा के पास जो है बराकर नदी मिलती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चिरकुंडा जो है सबसे झारखंड में सबसे अधिक उद्योगों वाला जगह है। यहाँ पे बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की गई है चिरकुंडा में। तो ये इस कारण से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि चिरकुंडा के पास जो है दामोदर नदी किस नदी से मिलती है, तो वो है बराकर नदी। दामोदर नदी में पंचेत बांध और अय्यर बांध का निर्माण किया गया है, और ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी। दामोदर नदी को देव नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि अनेकों पूजा पाठ इस नदी के किनारे होती है, और साथ ही साथ अगर दाह संस्कार की बात करें तो इस नदी के किनारे दाह संस्कार करना एक पुण्य का काम माना जाता है। अब जो दूसरी नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। इसका उपनाम है स्वर्णरेखा नदी, ये भी बोलते हैं इसको। उद्गम स्थल जो है वो रांची का नगड़ी क्षेत्र है, और वहाँ पे रानी चुवा नाम का जगह है, वही स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है। तो आपको याद रखना है रांची का नगड़ी जो है वो स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, और इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। झारखंड में एकमात्र नदी स्वर्णरेखा ही है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है, जबकि अगर दामोदर नदी की लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर आपका झारखंड में, और 592 किलोमीटर आपका कंप्लीट लंबाई। और स्वर्णरेखा नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर। और अफवाह क्षेत्र जो है वो 11,868 किलोमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको ऐसे याद रखिए 11,870 किलोमीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा इजी होगा। यहाँ 470 और ये 11,870, 470 11,870। अगर हम लोग दामोदर नदी की बात करें तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर सोन नदी की बात करें तो 90-30 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको अफवाह क्षेत्र में ये 3 नदियाँ ही हैं जिनका अफवाह क्षेत्र आपको याद रखना है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई का कुछ नदियों का याद रखना है, जिसे हम लोग आगे याद करेंगे। तो इसकी 470 किलोमीटर, 470 11,870। और स्वर्णरेखा की जो सहायक नदी है तो ये रांची से निकलती है, तो रांची कांची, राढ़ू नदी, रोरो नदी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रोरो नदी के किनारे ही चाईबासा शहर बसा हुआ है पश्चिम सिंहभूम में। तो कांची नदी, राढ़ू नदी और रोरो नदी। राढ़ू नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राढ़ू नदी में ही आपका जोन्हा मतलब गौतम धारा जलप्रपात, और ये एक जैसा लग रहा है करकरी खरकई, तो ये याद रख लीजिएगा, करकरी खरकई और संजय और जुमारू, संजय जुमारू। तो कांची, राढ़ू, रोरो, संजय जुमारू, करकरी खरकई। अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। यह पहले झारखंड से होते हुए उड़ीसा और उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने वाली, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी है झारखंड की। और यह नदी स्वर्णरेखा नदी जो है रांची के नगड़ी से निकलती है, रानी चुवा नामक जगह से, और रांची में ही हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसकी जो सहायक नदी है राढ़ू नदी, तो राढ़ू नदी में जोन्हा अथवा गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करता है। इसे गौतम धारा जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जलप्रपात में गौतम जी स्नान किए थे। और इसकी और एक सहायक नदी है कांची नदी, जैसे ऊपर हम लोग पढ़े कांची नदी। तो कांची नदी में आपका 10वें जलप्रपात का
निर्माण करती है। तो कांची दसम। यहाँ पे देखिए एक शब्द मिल जाएगा कसम, कांची दसम कसम, कांची दसम कसम। स्वर्णरेखा नदी और राढ़ू नदी के संगम पर, तो ये संगम आपका होता कहाँ है? तोरांग रेलवे स्टेशन के पास, जो कि आपका सिल्ली के दक्षिण में है। तो आपको ये याद रखना है कि स्वर्णरेखा और राढ़ू नदी का जहाँ पे संगम होता है, जो कि तोरांग रेलवे स्टेशन के पास का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला और टूसू मेला, दो तरह का मेला लगता है, एक सीता घाट मेला और एक टूसू मेला। तो ये आपको याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी और राढ़ू नदी का संगम जहाँ पर है उसका नाम है तोरांग रेलवे स्टेशन का पास का क्षेत्र है, और यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला और टूसू मेला का आयोजन होता है। स्वर्णरेखा नदी पर 3 इम्पोर्टेंट बांध हैं, रुक्का बांध, गेतलसूद बांध और चांडिल बांध। रुक्का बांध आपका रांची में है, गेतलसूद बांध आपका पूर्वी सिंहभूम में, और चांडिल बांध जो है वो सरायकेला खरसावां में। तो ये है आपका स्वर्णरेखा नदी जो रांची के नगड़ी से निकलते हुए आपका सरायकेला खरसावां में प्रवेश करती है और फिर ईस्ट सिंहभूम से होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली पहली नदी बनती है। अब अगला नदी जो है वो है बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम स्थल है पद्मा। तो अभी तक अगर उद्गम स्थल की बात करें तो हम लोग दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी, जो कि लातेहार में है। तो देखिए यहाँ पे सब में रॉ है लास्ट में। और अगर स्वर्णरेखा की बात करें तो नगड़ी, जो कि रांची में है, और ये थर्ड नदी बराकर नदी, तो ये आपका पद्मा से निकलती है। और पद्मा का किला जो है वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है, और पद्मा का किला जो है वो हजारीबाग में अवस्थित है। बराकर नदी का मुहाना जो है वो दामोदर नदी, जो कि आसनसोल में है, आसनसोल के पास मिलती है दामोदर नदी में, और इसकी जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। तो लंबाई की अगर बात करें तो हम लोग अभी अभी पढ़े दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में 292 किलोमीटर, और अगर कंप्लीट लंबाई की बात करें तो 590 किलोमीटर। फिर हम लोग पढ़े स्वर्णरेखा नदी 470 किलोमीटर, और अब आता है बराकर नदी तो 225 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो है उसरी और बरसोती। हालांकि सहायक नदी से भी क्वेश्चन न के बराबर ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए उसरी और बरसोती। और विशेषता की बात करें तो बराकर नदी जो है वो बौद्ध व जैन साहित्य में उल्लेख है इसका, मतलब बराकर नदी का उल्लेख जो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों में ही मिलता है। और इसी नदी के तट पर गिरिडीह में आपका जैन मंदिर है, और मैथन के पास आपका कल्याणेश्वरी मंदिर है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपका। गिरिडीह में जैन मंदिर कहाँ है? गिरिडीह में है। और कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ है? मैथन में है, जो कि बराकर नदी के तट पर है। ये सब हम लोग मंदिर वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, तो उस समय याद भी करवाएंगे इन चीज़ों को। यहाँ पे 2 प्रमुख डैम है, तिलैया और मैथन डैम। और अगर स्वर्णरेखा में बात करें तो एक आपका गेतलसूद, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में था, और चांडिल, जो कि आपका सरायकेला खरसावां में था। और एक डैम है रुक्का, जो कि रांची में है। तो ये देखिए, ये जो रेड कलर वाला जो है ये है आपका बराकर नदी, जो हजारीबाग के पद्मा से निकलती है और गिरिडीह होते हुए धनबाद में प्रवेश करती है, और फिर धनबाद से आगे आपका आसनसोल के पास दामोदर नदी में मिल जाती है। और यहीं पे बराकर नदी जो है वो धनबाद और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास माँ कल्याणेश्वरी का मंदिर है, जो कि मैथन डैम से थोड़ा सा आगे है। इस डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका
बराकर नदी को लेकर के। बराकर नदी आपका हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, फिर कोडरमा में जाती है। कोडरमा में आपका तिलैया डैम का निर्माण होता है, और फिर गिरिडीह में बराकर नदी के किनारे ही जैन मंदिर है, और फिर गिरिडीह के बाद आपका धनबाद में प्रवेश करती है। धनबाद में आपका मैथन डैम है, और मैथन डैम के बाद जहाँ धनबाद और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे माँ कल्याणेश्वरी मंदिर है, जो कि बराकर नदी के ही किनारे है। और फिर ये आगे जाते हुए आसनसोल में दामोदर नदी में मिक्स हो जाती है। तो ये आपका सही डायग्राम है कि हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, फिर कोडरमा में जाती है, वहाँ पे तिलैया डैम का निर्माण किया गया है, और फिर गिरिडीह में जैन मंदिर है, और फिर ये जब धनबाद में प्रवेश करती है तो धनबाद और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास माँ कल्याणेश्वरी मंदिर है, और साथ ही साथ माँ कल्याणेश्वरी मंदिर से थोड़ा सा पहले आपका मैथन डैम है। और फिर ये नदी जो है और आगे बढ़ते हुए आसनसोल के पास दामोदर नदी में मिल जाती है, और इसकी जो लंबाई है वो आपका 225 किलोमीटर है। और अगर स्वर्ण रेखा की बात करें तो 470 किलोमीटर, और दामोदर नदी का अगर झारखंड में बात करें तो 290 किलोमीटर, और कंप्लीट लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। फिर आता है आपका दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी भी रांची के नगड़ी से ही निकलती है। अभी हम लोग ये पढ़े स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिण कोयल नदी ये दोनों ही रांची के नगड़ी से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दक्षिणी कोयल नदी जो है वो उड़ीसा के राउरकेला जिला में ब्राह्मणी नदी के साथ मिल जाती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी भी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। देखिए स्वर्ण रेखा से दो डेटा इसका मिल रहा है। स्वर्ण रेखा की भी लंबाई 470 किलोमीटर थी, और दक्षिणी कोयल की भी लंबाई 470 किलोमीटर। और स्वर्ण रेखा भी जो है वो रांची के नगड़ी से निकलती थी, और दक्षिणी कोयल नदी भी जो है रांची के नगड़ी से ही निकलती है। अंतर दोनों में क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, जबकि दक्षिणी कोयल नदी जो है वो पहले ब्राह्मणी नदी में मिलती है, और फिर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और ये ब्राह्मणी नदी जो है ये आपका राउरकेला में है। और इसकी सहायक नदियाँ उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो, मतलब ये जो कारो नदी है, तो उत्तरी कारो नदी और दक्षिणी कारो नदी आपका दक्षिणी कोयल का सहायक है। देखिए कोयल कारो परियोजना भी हम लोग पढ़े थे, तो दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कारो और उत्तरी कारो ये दोनों ही दक्षिणी कोयल की सहायक नदियां हैं। ये है दक्षिणी कोयल। रांची के नगड़ी से निकलते हुए आपका लोहरदगा में प्रवेश करती है, फिर लोहरदगा के बाद गुमला में प्रवेश करती है, और गुमला से सिमडेगा खूंटी की बाउंड्री बनाते हुए ये वेस्ट सिंहभूम में प्रवेश करती है, और वेस्ट सिंहभूम से ये सरायकेला जिला में प्रवेश, उड़ीसा के सरायकेला जिला में, उड़ीसा के राउरकेला जिला में आपका ब्राह्मणी नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला नदी जो है वो है मयूराक्षी, या फिर मोर नदी, या फिर मोतिहारी नदी। तो शब्द एक जैसे हैं, तो इसके लिए ऐसे ही ये याद हो जाता है। फिर इसका उद्गम स्थल की बात करें तो वो है त्रिकुट पहाड़ी, जो कि देवघर में है। तो यहाँ पे हम लोग उद्गम स्थल को फिर से रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करके ये याद हो जाएगा। दामोदर नदी टोरी लातेहार से, ये इजी है, देखिए रॉ है सब में। और उसके बाद हम लोग पढ़े स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी। ये दोनों का जो उद्गम स्थल था वो आपका नगड़ी था, रांची का, और दोनों की लंबाई 470 किलोमीटर, जबकि दामोदर नदी की लंबाई 292 किलोमीटर,
और पूरी लंबाई, कंप्लीट लंबाई जो है 290 किलोमीटर और कंप्लीट लंबाई जो है 592 किलोमीटर। फिर स्वर्णरेखा नदी के बाद हम लोग पढ़े थे बराकर नदी, और बराकर नदी का जो उद्गम स्थल था वो आपका था पद्मा, जो कि आपका हजारीबाग में है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको नदी के टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसका जो मुहाना है वो है हुगली नदी, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी और आपका मयूराक्षी नदी दोनों का ही जो मुहाना है वो हुगली है। जबकि अगर हम लोग बात करें स्वर्णरेखा नदी की तो वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर बराकर नदी की बात करें तो वो आसनसोल के पास दामोदर नदी में मिक्स हो जाती है। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें मयूराक्षी नदी की तो ये है 250 किलोमीटर। और बराकर नदी की अगर बात करें तो बराकर नदी की है 225 किलोमीटर। तो बराकर नदी 225 किलोमीटर और मयूराक्षी नदी 250 किलोमीटर। मयूराक्षी का जो उद्गम स्थल है वह है त्रिकुट पहाड़ी, जो कि देवघर में है। और इसकी सहायक नदियाँ ये एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विशेषता क्या है कि मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। मतलब इसमें ये नौगम्य नदी है, इसमें नाव चलता है या फिर चल सकता है। और इस नदी के किनारे ही हिजला मेला का आयोजन होता है, जो कि आपका दुमका में है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक जगह में मसानजोर बांध का निर्माण किया गया था। और चूंकि यह कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इस मसानजोर बांध को कनाडा बांध भी बोला जाता है। और इसके उद्घाटन करने के लिए 1955 में, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही समय है, कनाडा से उस समय के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन आए थे शिलान्यास के लिए। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, लेस्टर बी पियर्सन, जो कि विदेश मंत्री थे उस समय के कनाडा के, और वो आए थे शिलान्यास के लिए 1955 में। तो ये है मयूराक्षी से आपका रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें। ये है आपका मयूराक्षी नदी, जो देवघर के त्रिकुट से निकलती है, फिर दुमका में प्रवेश करती है, और फिर दुमका के बाद ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी में और एक मिलती है दामोदर नदी। अब आपका है ब्राह्मणी नदी, जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। और इसका भी मुहाना कहाँ है? हुगली। और इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। अब इससे पहले हम लोग पढ़े स्वर्णरेखा, इसकी लंबाई 470 किलोमीटर। और स्वर्णरेखा के साथ साथ दक्षिणी कोयल, दोनों का उद्गम स्थल रांची का नगरी है, और दोनों की लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है। और ब्राह्मणी नदी की लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है। और ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ का, और पूजा पाठ के दौरान उपयोग होता है शंख का। तो शंख का जो है ब्राह्मण के बाद स्थान है, मतलब ब्राह्मण और उसके नेक्स्ट में क्या है? शंख। तो इस 480 का आधा कर दीजिए, 240 किलोमीटर, यही शंख नदी की लंबाई है। और ब्राह्मणी नदी में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी 2 सहायक नदी है, गुमरो और एरो, जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो सिर्फ इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा, ब्राह्मणी। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ के दौरान दूध का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ शंख का उपयोग करते हैं। शंख ब्राह्मणी नदी का लंबाई का आधा है, और ब्राह्मणी नदी जो है वो दुधवा पहाड़ी से निकला है। दुधवा और दुमका, देखिए दोनों में दू है शुरू में, तो दुधवा दुमका याद रखिएगा। और शंख नदी की बात करें तो ये चैनपुर, जो कि गुमला में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पहले हम लोग पढ़े थे शंख को कीमती सामान से रिलेटेड किए थे, और कीमती सामान क्या होता है? गुम हो जाता है, खो जाता है, या फिर चोरी हो जाता है, तो गुमला।
चैनपुर कैसे याद रखेंगे? शंख का उपयोग और ब्राह्मण का उपयोग क्यों होता है? पूजा पाठ के लिए। और पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? सुख शांति के लिए। सुख शांति मतलब चैन के लिए, तो चैनपुर। और शंख नदी का जो मुहाना है वो है दक्षिणी कोयल नदी। इसको भी हम लोग अभी मैप में देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो यह अपने उद्गम स्थल के बाद काफ़ी पतली हो जाती है और गहरी खाई का निर्माण करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा फैक्ट बाकी किसी भी नदी में नहीं है। ऐसा कौन सा नदी है जो अपने उद्गम स्थल के तुरंत बाद काफ़ी पतला होने के बाद गहरी खाई का निर्माण करती है? तो वो है आपका शंख नदी। और शंख नदी यह नदी जो है सदनी घाघ जलप्रपात, जो कि गुमला में है, सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण गुमला में करती है। तो ये है आपका शंख नदी, जो कि गुमला से निकलती है, सिमडेगा के रास्ते आपका दक्षिणी कोयल में मिक्स हो जाती है। तो ये आपका शंख नदी है, गुमला से निकलती है, सिमडेगा के रास्ते होते हुए ये दक्षिणी कोयल में आकर के मिल जाती है। अगला जो नदी है वो है अजय नदी। तो अजय नदी जो है वो आपका उद्गम स्थल इसका जमुई बिहार में है और इसका जो मुहाना है भागीरथी नदी या फिर यूँ कह ले गंगा नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में जाके मिलता है कटवा नामक जगह में। इसकी कुल लंबाई जो है वो 288 किलोमीटर है अजय नदी की। तो 225 किलोमीटर बराकर नदी की लंबाई, 250 किलोमीटर आपका मयूराक्षी की लंबाई, 240 शंख नदी और 288 जो है आपका अजय नदी की लंबाई है। इसकी सहायक नदी जो है वो पत्थरों और जयंती है। अजय, ये इम्पॉर्टेंट है, इस विशेषता को याद रखिएगा कि अजय नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा जलमार्ग में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत। तो ये अधिनियम नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछना होगा तो वो कौन सा जलमार्ग में शामिल किया गया है, तो ये याद रखिएगा संख्या 7 अजय नदी। फिर आता है आपका गुमानी नदी, जो कि राजमहल की पहाड़ी में है, साहेबगंज। तो इसको भी हम लोग याद रखे थे। गुमान किन को होता है? साहब को होता है। और आजकल का समय में राज किन का है? साहब का है। ये बस ऐसे ही कनेक्शन बनाने के लिए, बाकी साहब लोग का हाल जो है बहुत खस्ता है। और गुमानी नदी की जो मुहाना है वह गंगा नदी। और गंगा नदी का भी एक और नदी था जो मुहाना था, गंगा नदी। अजय नदी भी जाके गंगा नदी में ही मिल जाती है और उसी प्रकार से गुमानी नदी भी गंगा नदी में मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है मेरेल। फिर आता है बांसलोई नदी, जो कि आपका बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है और ये इसका मुहाना है हुगली नदी। तो हुगली नदी और कौन कौन सी नदियों का मुहाना है? तो आपका एक दामोदर नदी, ये आपका बांसलोई नदी है जो गोड्डा से निकलती है। और ये आपका गुमानी नदी है जो आपका राजमहल के क्षेत्र से निकलती है और जाकर के भागीरथी या फिर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अब आता है तजना नदी, जिसका उद्गम स्थल है बुंडू तमाड़, जो कि रांची का क्षेत्र है। और इसका मुहाना जो है वो कारू नदी है। कारू नदी मतलब कौन सा कारू? दक्षिण कारू नदी। तो ये तजना नदी जो है ये रांची के बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलने के बाद ये आपका कारू नदी में मिक्स हो जाती है यहाँ पे। और ये है कारू नदी। कारू नदी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी विशेषता यही है कि इस नदी की, तजना नदी के किनारे आपका असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। फिर आता है कांची नदी। कांची नदी भी तमाड़ रांची से ही निकलती है और इसका जो मुहाना है वो है स्वर्णरेखा नदी। फिर है रोरो नदी। रोरो नदी जो है इसका उद्गम स्थल है चाईबासा और ये कारू नदी में ही जाके मिक्स हो जाती है। इसकी लंबाई मात्र 58 किलोमीटर है और इसी रोरो नदी के किनारे ही चाईबासा शहर अवस्थित है।
ये है आपका रोरो नदी जो चाईबासा से निकल के आपका कारो नदी में मिक्स हो जाती है। तो ये क्लास यहीं पे अंत करते हैं और उत्तरवर्ती नदियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग 3-4 बार देख लीजिए, आप लोग को सारे फैक्ट याद हो जाएंगे और जितना भी बताए हैं उससे बाहर आने की संभावना बहुत कम रहेगी एग्ज़ाम में। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।